कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी ग्लोबल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है। आधी रात का समय है, सेल लाइव होती है और एक ही सेकंड में दुनिया भर से करोड़ों लोग साइट पर टूट पड़ते हैं। सब कुछ कार्ट में ऐड हो रहा है, पेमेंट्स हो रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री लगातार अपडेट हो रही है। बिल्कुल, एक भयानक ट्रैफिक सर्च। हाँ, ऐसे समय में जो पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वे अक्सर हाफने लगते हैं या सीधे तौर पर क्रैश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स या उबर जैसी कंपनियां हैं जिनका डेटा ट्रैफिक हर दिन किसी ब्लैक फ्राइडे सेल जैसा ही होता है सही कहा। और उनका सिस्टम बिना एक पल रुके सब कुछ संभाल लेता है। तो आज के हमारी इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि ये कैसे संभव है। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हम अपाचे कैसेंड्रा और इसके आर्किटेक्चर पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इसका क्वेरी फर्स्ट डेटा मॉडलिंग का तरीका पारंपरिक डेटाबेस की दुनिया के नियमों को पूरी तरह से बदल देता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये जो विशाल मात्रा में डेटा को बिना रुके संभालने की बात है ना, ये आधुनिक तकनीक की सबसे बड़ी पहेली रही है। बिल्कुल। जब हम पेटाबाइट्स में डेटा स्टोर करने और उसे मिलीसेकंड्स में वापस निकालने की बात करते हैं, तो डेटाबेस डिजाइन के पुराने नियम बस काम नहीं आते। मतलब आप वर्टिकल स्केलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक एसक्यूएल डेटाबेस वर्टिकल स्केलिंग के लिए ही डिजाइन किए गए थे। यानी अगर आपको और ताकत चाहिए तो आपको एक बड़ा, अधिक शक्तिशाली और बेहद महंगा सर्वर खरीदना होगा। लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना? वही तो, एक मशीन को आप कितना बड़ा बना सकते हैं, उसकी एक भौतिक सीमा है। कैसेंड्रा ने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। और यहीं पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात आती है ना? एकदम सही। एक विशाल सुपर कंप्यूटर बनाने के बजाय हजारों साधारण सर्वर्स को एक साथ जोड़कर एक ऐसा जाल बनाना जो एक सिंगल डेटाबेस की तरह काम करे। हाँ, और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि कैसेंड्रा में कोई मास्टर नोड नहीं होता। ये सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हमेशा एक लीडर या मास्टर सर्वर होता है जो तय करता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। सही कहा। और अगर वो मास्टर सर्वर क्रैश हो गया तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। बिल्कुल। लेकिन कैसेंड्रा में हर नोड एक समान है, कोई बॉस नहीं है। तो सुनने वालों के मन में ये सवाल आ सकता है कि बिना किसी बॉस के ये पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेट कैसे करता है? डेटा को कैसे पता चलता है कि उसे किस सर्वर पर जाना है? यहीं पर कैसेंड्रा की शानदार इंजीनियरिंग सामने आती है। इसे कंसिस्टेंट हैशिंग एल्गोरिदम कहते हैं। कंसिस्टेंट हैशिंग? हाँ, इसे समझने के लिए एक विशाल रूले व्हील, मतलब एक डिजिटल रिंग की कल्पना करना सबसे अच्छा रहेगा। ओके, एक रिंग खास नंबर या टोकन देता है। ये टोकन तय करता है कि डेटा इस रिंग पर किस स्लॉट में, यानी किस नोड पर गिरेगा। तो इसका मतलब है कि रूटिंग का फैसला कोई एक सर्वर नहीं ले रहा है, बल्कि एक गणितीय फॉर्मूला ले रहा है। एकदम सही। चूंकि ये फॉर्मूला हर नोड के पास है, कोई भी नोड किसी भी डेटा रिक्वेस्ट को स्वीकार कर सकता है और उसे सही जगह भेज सकता है। और अगर कोई नोड क्रैश हो जाए तो? सिस्टम पैनिक नहीं करता। वो तुरंत उस नोड के डेटा की जिम्मेदारी रिंग में मौजूद अगले नोड को सौंप देता है। वाओ! ये सब गॉसिप प्रोटोकॉल के जरिए होता है, जहां हर नोड हर सेकंड अपने आसपास के नोड से बात करता रहता है, उनकी सेहत का हालचाल लेता रहता है। ये एक बेहद सेल्फ हीलिंग सिस्टम की तरह लगता है। लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए क्यों ना हम कैसेंड्रा के उन 5 मुख्य हिस्सों की बात करें जो इस पूरे ढांचे को बनाते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा है नोड, जहां असली डेटा स्टोर होता है। हाँ, नोड वो एक अकेली मशीन या सर्वर है। फिर दूसरा हिस्सा आता है क्लस्टर, जो कि इन सभी नोड्स का एक समूह होता है, राइट? हाँ, एक साथ मिलकर काम करने वाले हजारों नोड्स। एकदम सही। क्लस्टर के बाद तीसरा मुख्य कंपोनेंट है की स्पेस। की स्पेस, ये कुछ रिलेशनल डेटाबेस के स्कीमा जैसा लगता है। हाँ, आप इसे सबसे ऊपरी नेम स्पेस मान सकते हैं, जिसमें हमारे सारे टेबल्स रखे जाते हैं। हर की स्पेस की अपनी सेटिंग्स होती हैं। समझ गई। और चौथा हिस्सा तो जाहिर तौर पर टेबल ही होगा। बिल्कुल, टेबल जो कि पंक्तियों या रोज का समूह होता है। हर पंक्ति की एक खास प्राइमरी की होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आखिरी यानी 5वां हिस्सा, वो है पार्टीशन। ये बहुत ही अहम है। पार्टीशन किसी खास नोड पर स्टोर किया गया टेबल का एक छोटा हिस्सा होता है। मतलब डेटा को टुकड़ों में बांटकर अलग-अलग जगह रखना। हाँ, ताकि कोई एक मशीन ओवरलोड ना हो। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम डेटा मॉडलिंग की बात कर रहे हैं,
तो चलिए उन नियमों पर आते हैं जिन्हें कैसेंड्रा पूरी तरह से तोड़ देता है। आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही हैं? हाँ, हमने दशकों से यही सीखा है कि एक अच्छा डेटाबेस वो है जहां डेटा को अलग-अलग टेबल्स में तोड़कर रखा जाए, ताकि कोई भी जानकारी 2 बार न लिखनी पड़े। बिल्कुल, इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, इससे स्टोरेज बचता है। लेकिन कैसेंड्रा की दुनिया में डी-नॉर्मलाइजेशन को बेहतर माना जाता है। जी हाँ। 1 मिनट, हम जानबूझकर डेटा डुप्लीकेट कर रहे हैं। क्या ये स्टोरेज की बर्बादी नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ज्यादातर डेवलपर्स यहीं आकर अटक जाते हैं, लेकिन हमें आज के हार्डवेयर के अर्थशास्त्र को समझना होगा। हार्डवेयर का अर्थशास्त्र? हाँ, आज के दौर में डिस्क स्पेस या स्टोरेज बहुत सस्ता है। जो चीज महंगी है वो है सीपीयू पावर, मेमोरी और सबसे बढ़कर नेटवर्क लेटेंसी। तो रिलेशनल डेटाबेस में स्टोरेज बचाने की कीमत हम परफॉर्मेंस से चुका रहे थे। एकदम सटीक। रिलेशनल डेटाबेस में जब आप अलग-अलग टेबल से डेटा निकालकर कोई जानकारी बनाना चाहते हैं तो सिस्टम को भारी भरकम जॉइंस करने पड़ते हैं। हाँ, जॉइन क्वेरीज बहुत भारी होती हैं। जब डेटा कुछ गीगाबाइट्स में हो तो ये ठीक काम करता है, लेकिन जब डेटा पेटाबाइट्स में हो और वो हजारों अलग-अलग सर्वर्स पर फैला हो तो जॉइंस करना एक दुस्वप्न बन जाता है। परफॉर्मेंस पूरी तरह से गिर जाएगी। बिल्कुल, इसलिए कैसेंड्रा कहता है कि जॉइंस को भूल जाइए। अगर आपको किसी एक स्क्रीन पर यूजर की प्रोफाइल, उसके पिछले 10 ऑर्डर और उसका एड्रेस एक साथ दिखाना है, तो सारे डेटा को पहले से ही एक साथ एक ही टेबल में स्टोर करके रखिए। हाँ, भले ही वो एड्रेस किसी और टेबल में भी मौजूद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंधित डेटा को एक साथ स्टोर करने से रीड करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। यानी जब रीड करने का समय आए तो सिस्टम को कुछ खोजना ना पड़े, वो बस एक जगह जाए, पूरा डेटा उठाए और यूजर को दिखा दे। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि हम पहले से ही तय कर लें कि हमें कौन से दस्तावेज किस समय चाहिए होंगे और फिर उसी हिसाब से उनकी कॉपियां बनाकर अलग-अलग फाइलों में तैयार रखें। ये बहुत अच्छा एनालॉजी है और इसी को क्वेरी फर्स्ट डिजाइन कहते हैं। क्वेरी फर्स्ट मतलब पहले सवाल तैयार करो। हाँ, पारंपरिक तौर पर हम पहले डेटा का मॉडल बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब इस डेटा से क्या-क्या सवाल पूछने हैं। लेकिन कैसेंड्रा में अप्रोच उल्टी है। एकदम उल्टी। डेटा मॉडल बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह की क्वेरी चलेगी, कितनी बार चलेगी और डेटा कितना होगा। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन के सवालों को एक व्हाइट बोर्ड पर लिखिए। डिजाइन योर क्वेरीज फर्स्ट। बिल्कुल। हर एक क्वेरी के लिए कैसेंड्रा में एक अलग टेबल बनाई जाती है। लेकिन अगर हम एक ही डेटा को कई टेबल्स में लिख रहे हैं तो कुछ लोग मटीरियलाइज्ड व्यूज या सेकेंडरी इंडेक्स का इस्तेमाल करने की सोचेंगे। क्या ये एक अच्छा विकल्प है? यह एक बहुत बड़ा जाल है। मटीरियलाइज्ड व्यूज और सेकेंडरी इंडेक्स कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वे पुराने डेटाबेस की याद दिलाते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में ये परफॉर्मेंस को धीमा कर सकते हैं। जब आप सेकेंडरी इंडेक्स का भारी इस्तेमाल करते हैं तो नया डेटा लिखते समय सिस्टम को बैकग्राउंड में बहुत सारा अतिरिक्त काम करना पड़ता है। हर नोड को अपने इंडेक्स अपडेट करने पड़ेंगे। हाँ, और ये कैसेंड्रा की सबसे बड़ी ताकत, जो कि उसकी निवरत तेज राइट स्पीड है, उसे खत्म कर देता है। इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। अब इस तेज राइट स्पीड की बात करें तो सारा खेल प्राइमरी की के डिजाइन का है ना? बिल्कुल। कैसेंड्रा में प्राइमरी की सिर्फ एक अनोखी पहचान नहीं है, बल्कि ये डेटा का पूरा जीपीएस है। इसके 2 हिस्से होते हैं, पार्टीशन की और क्लस्टरिंग कॉलम। चलिए पहले पार्टीशन की को समझते हैं। पार्टीशन की वो चाबी है जो तय करती है कि डेटा नोड्स के बीच कैसे बंटेगा। इसे ऐसा चुनना चाहिए कि डेटा बराबर बंटे। मान लीजिए कोई डेवलपर एक ई-कॉमर्स ऐप बना रहा है और वो सोचता है कि देश के नाम को पार्टीशन की बना देते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? ये एक क्लासिक गलती है। इसे हॉटस्पॉट्स की समस्या कहते हैं। अगर देश को पार्टीशन की बना दिया गया तो भारत या अमेरिका का सारा ट्रैफिक सिर्फ 1 या 2 नोड्स पर चला जाएगा और वे नोड्स ओवरलोड होके क्रैश हो जाएंगे। हाँ, जबकि किसी छोटे देश का डेटा संभालने वाले बाकी नोड्स बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे। इसलिए पार्टीशन की ऐसी होनी चाहिए जो करोड़ों यूजर्स के डेटा को पूरे क्लस्टर में बिल्कुल एक समान रूप से बिखेर दे। समझ गई, जैसे यूजर आईडी या डिवाइस आईडी। बिल्कुल। और एक बार जब पार्टीशन की ने डेटा को सही नोड पर पहुंचा दिया तब क्लस्टरिंग कॉलम का काम शुरू होता है? जी हाँ, क्लस्टरिंग कॉलम पार्टीशन के अंदर डेटा के स्टोर होने का क्रम या ऑर्डर तय करते हैं, ताकि डेटा तेजी से ढूंढाए और सॉर्ट किया जा सके। हाँ, अगर आप टाइम सीरीज डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप टाइम स्टैम्प को क्लस्टरिंग कॉलम बना सकते हैं। नया डेटा हमेशा पुराने डेटा के ठीक आगे जुड़ता चला जाएगा। और डेटा जुड़ने की इस प्रक्रिया से एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है,
मुझे याद आ रहा है कि कैसेंड्रा उस मशीन की तरह है जिसे बस डेटा लिखते रहने में मजा आता है। बिल्कुल। कैसेंड्रा राइट हैवी कामों के लिए सबसे अच्छा है। इसे अपेंड ओनली मॉडल कहते हैं। पारंपरिक डेटाबेस में तो हम डेटा अपडेट करते हैं, राइट? हाँ, लेकिन उसमें सिस्टम को पहले पुरानी जगह खोजनी पड़ती है, उसे मिटाना पड़ता है और फिर नई जानकारी लिखनी पड़ती है। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। तो कैसेंड्रा में अपडेट कैसे होता है? कैसेंड्रा पुराना कुछ भी नहीं खोजता। अगर आपने यूजर का फोन नंबर बदला है तो कैसेंड्रा बस एक नई एंट्री लिख देता है कि इस यूजर का नया फोन नंबर अब ये है, और उसके साथ एक नया टाइम स्टैम्प लगा देता है। वाओ, ये तो बहुत तेज होगा क्योंकि डेटाबेस अपेंड हो रहा है। लेकिन फिर डिलीट कैसे होता है? सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कोई चीज हटाई जा चुकी है? डिलीट करने की प्रक्रिया भी असल में एक नया डेटा लिखने जैसी ही है। कैसेंड्रा उस डेटा के ऊपर एक मार्कर लगा देता है जिसे टॉम्बस्टोन कहते हैं। टर्मस्टोन मतलब डेटा के ऊपर एक क्रॉस मार्क। हाँ, इसका मतलब है ये डेटा अब मर चुका है, इसे इग्नोर करें। जब सिस्टम डेटा रीड करता है और उसे टॉम्बस्टोन मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये जानकारी अब नहीं दिखानी है। ये अपेंड ओनली मॉडल स्पीड के लिए तो कमाल का है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। मान लीजिए मैं बैंकिंग का कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे कटे और दूसरे में जाने हैं। क्या कैसेंड्रा में ट्रांजैक्शन सुरक्षित है? कैसेंड्रा में लाइट वेट ट्रांजैक्शंस होते तो हैं जो पैक्सोस कंसेंसस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रेगुलर ऑपरेशन जितने तेज नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐसा करने के लिए नोड्स को आपस में कई बार बातचीत करनी पड़ती है। इसमें बहुत समय लगता है। तो इनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। ज्यादातर मामलों में कैसेंड्रा का इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल बिल्कुल सही काम करता है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कंसिस्टेंसी लेवल्स क्या होते हैं? कैसेंड्रा में 1, कोरम और ऑल जैसे लेवल होते हैं। ये डेवलपर को तय करने देता है कि एप्लीकेशन के लिए डेटा की कंसिस्टेंसी यानी एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है या अवेलेबिलिटी यानी हर समय चालू रहना। अगर मैं कंसिस्टेंसी लेवल 1 चुनती हूँ तो क्या होगा? इसका मतलब है कि सिस्टम को पूरे क्लस्टर में से सिर्फ किसी भी एक नोड से कंफर्मेशन की जरूरत होती है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज है, लेकिन शायद सबसे ताजा डेटा ना मिले। और ऑल का मतलब होगा 100% सटीकता, क्योंकि हर नोड से पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एक भी नोड धीमा है तो पूरी प्रोसेस रुक जाएगी। इसलिए इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट तरीका है क्वारम। हाँ, ये बहुमत की तरह है। अगर 3 कॉपियां हैं तो सिस्टम कम से कम 2 नोड से डेटा पूछेगा। ये स्पीड और सटीकता के बीच शानदार बैलेंस बनाता है। ये वाकई एक बेहतरीन समाधान है। अब आखिरी चीज जो मुझे समझनी है वो है रख रखाव। अगर कैसेंड्रा बस डेटा अपेंड करता रहता है तो हार्ड डिस्क तो पुरानी फाइलों से भर जाएगी। बिल्कुल, और इसके लिए पीछे चलने वाली एक सफाई प्रक्रिया होती है जिसे कंपैक्शन कहते हैं। कंपैक्शन, ये क्या करता है? ये पुरानी एसएस टेबल्स को एक साथ मिलाता है, टॉम्बस्टोन्स वाले डेटा को हटाता है ताकि डेटा तेजी से निकाला जा सके। इसके प्रकार हैं साइज टियर्ड कंपैक्शन स्ट्रैटेजी और लेवल्ड कंपैक्शन स्ट्रैटेजी। राइट हैवी के लिए कौन सी बेहतर है? राइट हैवी के लिए साइज टियर्ड सबसे अच्छी है और रीड हैवी के लिए लेवल्ड बेहतर काम करती है। और स्टोरेज बचाने के लिए डेटा कंप्रेशन का भी तो उपयोग होता है। हाँ, कंप्रेशन स्टोरेज बचाता है और आईओ परफॉर्मेंस बढ़ाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेशन से सीपीयू का इस्तेमाल बढ़ सकता है जो राइट करने की स्पीड को धीमा कर देगा। मतलब ये सब लगातार निगरानी का खेल है। एकदम, ये कोई एक बार का काम नहीं है। कैसेंड्रा के इनबिल्ट टूल्स का उपयोग करके बॉटलनेक पे नजर रखनी चाहिए और मॉडल को सुधारते रहना चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो कैसेंड्रा की असली ताकत इसका हॉरिजॉन्टल स्केल, फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल। और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए डिनॉर्मलाइजेशन को अपनाना और क्वेरी फर्स्ट तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही सारांश निकाला। और चर्चा के अंत में मैं स्रोत सामग्री से प्रेरित एक गहरा विचार साझा करना चाहूंगा। जरूर, बताइए। कैसेंड्रा का ये क्वेरी फर्स्ट मॉडल हमें सिखाता है कि हमें अपने सवालों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, तभी हम जानकारी को सही से स्टोर कर सकते हैं। ये तो जीवन पर भी लागू होता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने ज्ञान को भी इसी तरह व्यवस्थित करें
ये सोचकर कि भविष्य में हम इसे कैसे ढूंढेंगे, बजाय इसके कि बस जहां तहां जानकारी जमा कर लें। तो हमारा दिमाग भी कैसेंड्रा की तरह स्केलेबल और सुपर फास्ट हो जाएगा। एकदम सही। ये सच में बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। इसी के साथ हम अपनी आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। तकनीकी दुनिया के इस बेहतरीन आर्किटेक्चर से हमने न सिर्फ सिस्टम डिजाइन सीखा, बल्कि जानकारी को संभालने का एक नया नजरिया भी पाया। बिल्कुल। तो आगे भी इसी तरह नई चीजें सीखते रहिए। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।